हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। देखो, अपने टॉपिक पर चलने से पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं केरला के लिए। देखो, आज या कल में रैंकिंग आई थी। रैंकिंग क्या, कुछ स्टेटस इस तरह का देखने को मिला कि केरला में 0% अपने पास जो है वैक्सीनेशन वेस्टेज है ना। कि मतलब 0% वहां पर एक डोज भी वेस्ट नहीं की गई है वैक्सीन की, है ना। अब ये सोचने में लग रहा होगा कि यार ठीक है ना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। 0% मतलब एक भी डोज वेस्ट नहीं हुई है। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में एक एक वैक्सीन की जो डोज है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन जब ये बात ध्यान में आती है ना कि 8% 9%, 10% तक भी ये वेस्टेज रेट जाने लग रहा है अदर स्टेट्स में। मतलब बाकी दूसरे राज्यों में अगर देखा जाए 8-9% तक इजीली, है ना, वेस्टेज देखा गया है। तो सोचो 100% में 8% एक बहुत बड़ा डेटा हो जाता है ऐसी सिचुएशन में, है ना। ऐसी सिचुएशन में जहां पर वैक्सीन की जो कवरेज है या फिर हम बोले शॉर्टेज चलने लग रही है, ठीक है, कमी है यहाँ पर, पूर्ति भी नहीं हो पा रही है, फिर भी 8-8 9% तक का वहां पर वेस्टेज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से पता क्या चलता है, यहाँ से एक मतलब एक रिजल्ट ये देखने को मिलता है, चलो इससे भी नहीं, कि हेल्थ केयर में देखा जाए अभी कुछ टाइम पहले भी इस तरह की रिपोर्ट आने लग रही थी कि जहां पर सभी स्टेट्स में ऑक्सीजन सप्लाई कम थी, है ना, ऑक्सीजन की वजह से डेथ होने लग रही थी क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही थी, वहां केरला और स्टेट्स को प्रोवाइड कराने लग रहा था, है ना। क्योंकि देखा जाए तो इसका ओवरऑल जो रिजल्ट देखने को मिलता है वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ जो लिटरेसी रेट है ना, जो साक्षरता दर है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। इसी वजह से यहाँ पर जितने भी अदर सोशल इश्यूज हैं, है ना, जो भी अपने पास देखने को मिलते हैं अदर स्टेट्स में, बहुत ज्यादा लेवल पर जो चीजें देखने को मिलती है वो बहुत कम यहाँ पर मिलते हैं। करप्शन ले लो, बाकी अदर जो सोशल इश्यूज की मैं यहाँ बात नहीं करूंगा, पॉलिटिकल लेवल पर भी मैं यहाँ पर नहीं लेकर जा रहा हूँ चीजों को। मैं सिर्फ यहाँ पर लिटरेसी और साक्षरता दर पर बात करना चाह रहा हूँ कि अगर सिर्फ पढ़े लिखे होने से अगर हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं, तो हमें मेन रूट लेवल पे इसी पर काम करना चाहिए, बाकी अलग चीजों की जगह, है ना। तो लिटरेसी रेट होने से बताओ, देखो केरला में कितना ज्यादा भी हेल्थ केयर इंडेक्स में हमेशा नीति आयोग, आपको पता होगा नीति आयोग हर साल रैंकिंग देने लग रहा है ना। तो उसमें हेल्थ केयर में हो गया हो, एजुकेशन में हो गया हो, केरला हमेशा टॉप करता है ना। बाकी जितने भी जो अगर देखा जाए अपोजिट लेवल में अगर बात की जाए तो उनमें सबसे नीचे रहता है ये, है ना। चाहे करप्शन पे ले लो या किसी और में देख लो, हमेशा सबसे बिलो रहेगा ये केरला, ठीक है। और उसका रीजन सिर्फ यही निकलता है कि लिटरेसी जो रेट है वहां पर लोग समझदार है, पढ़े लिखे होने से एक मैच्योरिटी आपके अंदर आती है, सही डिसीजन आप ले पाते हो, सही कैंडिडेट आप सेलेक्ट कर पाते हो। फिर वहां फालतू की बातों की वजह से आप किसी कैंडिडेट को सेलेक्ट नहीं कर लेते हो कि और जो भी चीजें है, ठीक है। तो इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं। बस मैं आपको ये बताने लग रहा था कि पढ़े लिखे होना कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, मैथ्स में जो छोड़ते हैं जीके को इतना ही, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन सकता है कि 0% वेस्टेज जो था, ठीक है, वो किस राज्य में देखने को मिला वैक्सीन का, तो वो केरला होगा उसका आंसर, ठीक है। बाकी मैंने लिटरेसी रेट वगैरह की भी बात की। तो ट्रायंगल पर हम आते हैं, हमने 4 टॉपिक पढ़ लिए थे और हमने जो सबसे पहले बेसिक देखा था, उसके बाद हमने इन सेंटर कंप्लीट किया था, अंतः केंद्र कंप्लीट किया था, ठीक है। उसके बाद हम आगे की बात कर लेते हैं। इन सेंटर किससे बन रहा था, एंगल बाइसेक्टर से बन रहा था। आगे हम बात करते हैं अपने सेकंड सेंटर की, हम बात कर लेते हैं, दूसरे केंद्र की बात कर लेते हैं, त्रिभुज के। देखो त्रिभुज के काफी सारे केंद्र हमारे पास बन रहे हैं। पहला हमने इन सेंटर पढ़ा, अंत केंद्र पढ़ा। दूसरा हमारे पास जो होगा वो परिकेंद्र होगा, ठीक है, जिसे हम सरकम सेंटर बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं, सरकम सेंटर बनता कैसे उसकी बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है किसी लाइन के लिए, किसी साइड के लिए, कि वो उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा होगा और वो साथ साथ 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, ठीक है। ये बात हमने कर ली थी। तो अगर मैं किसी ट्राइंगल की बात करता हूं, सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल मैंने ये बनाया ABC, ठीक है। इन तीनों साइड्स के लिए मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, तो मैंने तीनों के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। और देखो ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि जरूरी नहीं है कि
वो वर्टेक्स से पास हो, मतलब यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया इसलिए मैं अलग से बनाने लग रहा हूँ। कुछ स्पेशल केसेस में हो सकता है कि वो वर्टेक्स से ही पास हो, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज में ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन हम सिर्फ एक पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं सभी पॉसिबल केस देखने की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। थर्ड साइड के लिए जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो कुछ इस तरह से जा रहा होगा, ठीक है। एक कॉमन पॉइंट करेंगे, ये एक कॉमन पॉइंट से ही पास करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एंगल बाइसेक्टर के लिए प्रूफ कराया था, तो यहाँ पर भी हम उस प्रूफ को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक ही पॉइंट से पास करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा और इस लाइन को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा होगा, बराबर दो भागों में। यहाँ पर ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा और ये भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा साइड को, और यहाँ पर भी ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ठीक है। तो ये एक्सटेंडेड लाइन को तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो परपेंडिकुलर यहाँ से बनाया हमने, तो वो एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तीनों, ठीक है। और वो हमने जैसे इन सेंटर के केस में प्रूफ किया, तो यहाँ पर भी कर सकते हैं एंगल बाइसेक्टर के केस में, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि वो यहाँ से पास करेगा, ठीक है। ये इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यही हमारे पास जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, कौन समद्विभाजक नहीं, लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, जब लंब समद्विभाजक तीनों भुजाओं से बनाए गए तो वो एक कॉमन बिंदु से निकलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगर ये एंगल बाइसेक्टर होते तो ये इन सेंटर होता, और अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है साइड्स के लिए तो ये सरकम सेंटर होगा, परिकेंद्र होगा, यहाँ कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ एक सेकंड पॉइंट अपने पास ये निकल कर आता है, पहला हमने ये बात कर लिया कि एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहे होंगे, कॉमन पॉइंट से पास हो रहे होंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये आता है कि ये जो पॉइंट है, ये जो सरकम सेंटर की हम बात कर रहे हैं, ये तीनों वर्टिसेस से, ये तीनों वर्टिसेस से, तीनों शीर्ष बिंदुओं से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा, मैं दूसरे कलर की इंक यूज कर लेता हूं, ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, यहाँ पर इक्वल होगा। ये इक्वल कैसे होगा उसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखो मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ बी सी, ये सी, चलो ओ हम बोल देते हैं इसे, ये सरकम सेंटर परिकेंद्र ओ होगा, ठीक है, क्योंकि सी तो दो बिंदु हो जाएंगे, ओ को हम परिकेंद्र यहाँ पर बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो अपने पास ये त्रिभुज होगा बीओसी ट्रायंगल होगा, वहां पर देखा जाए तो देखो ये दोनों साइड इक्वल होंगी, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है और ये साइड कॉमन भी है दोनों ट्रायंगल के लिए। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल देखो बीओसी, ट्रायंगल बीओ, ये मैं डी बोल देता हूँ, ट्रायंगल बीओडी एंड ट्रायंगल सीओडी, दोनों ही क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, या फिर इसे मैं सिंबल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब ये कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी क्या होती है, सर्वांग समता और समरूपता क्या होती है, इसकी हम आगे बात करेंगे। एक बार केंद्र हम त्रिभुज के खत्म कर लेते हैं, उसके बाद इन्हें डिटेल में समझेंगे, इन पर क्वेश्चंस भी करेंगे, तो ये चीजें आपको क्लियर होंगी। अभी के लिए ऐसा समझ लो, जब दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर होता है, देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों त्रिभुजों में बराबर है और उनके बीच का कोण दोनों ही 90-90 डिग्री के हैं, तो ये साइड एंगल साइड से हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, समरूप प्रूफ कर सकते हैं, सर्वांग समता प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। जब सर्वांग समता होती है तो उनके कोरेस्पोंडिंग पार्ट या फिर संगत भाग हम बोल सकते हैं, कोरिस्पोंडिंग पार्ट या संगत भाग बराबर होते हैं ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि सर्वांग समता प्रूफ कर दिया ना, इसका मतलब क्या है, सभी अंग समान होने चाहिए, तो ये बाकी की भुजाएं भी क्या होती है, आपस में बराबर हो जाती हैं, तो ये जो डिस्टेंस हुआ ये भी बराबर हो जाता है। और इसी चीज को यूज करते हुए हम यहाँ पर ये चीज भी प्रूफ कर देते हैं कि जो तीनों साइड है वो एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही है, लेकिन उसके लिए हम ज्यादा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, चीजें समझ गए कि वो पास होती है। बाकी हम जब समरूपता और सर्वांग समता देखेंगे तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, है ना। अभी सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि तीनों जो वर्टिसेस से डिस्टेंस है सरकम सेंटर के, वो बराबर होते हैं, ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। और यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, अगर हम सरकम सेंटर को डिफाइन करना चाहें तो क्या डिफाइन करेंगे, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी वर्टिसेस
ऑफ ट्राइंगल। मतलब त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं से क्या होता है, समान दूरी पर स्थित ये एक बिंदु होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं। अब देखो यहां से एक चीज समझ में आ रही है, जब ये डिस्टेंस बराबर है तो ये एक यहां से तीनों बिंदुओं से हम एक सर्किल नहीं ड्रॉ कर सकते हैं क्या? ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि रेडियस बराबर हो जाएगी, हाँ या ना? तो देखो इनको हम रेडियस मानते हुए, इसको रेडियस मानते हुए हम इन तीनों बिंदुओं से एक वृत्त बना सकते हैं, एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। और हमें पता है कि तीन बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त बनाया जा सकता है, एक ही सर्किल बनाया जा सकता है। तो यहाँ से एक सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया। ये सर्किल क्या होगा, क्योंकि त्रिभुज के बाह्य बिंदुओं को ज्वाइन कर रहा है ना, और त्रिभुज के बाहर से जा रहा है, इसलिए हम इसे परिवृत्त बोल देते हैं, सरकम सेंटर बोल देते हैं, सरकम सर्किल बोल देते हैं, सरकम सर्किल बोल देते हैं। अगर अंदर से जाता है ये सर्किल तो उसे हम इन सर्किल बोलते हैं, क्योंकि ये बाहर से जा रहा है तो हम इसे सरकम सर्किल बोल देंगे, परिवृत्त बोल देंगे। और ये जो रेडियस होगी, इस रेडियस को हम नाम दे देते हैं क्या, परित्रिज्या, क्योंकि परिवृत्त की ये त्रिज्या है तो परित्रिज्या इसको नाम दे दिया, या फिर हम इसे बोल सकते हैं सरकम रेडियस। तो नाम में तो क्या रखा है, लेकिन बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि हम इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर मैं कहीं पर भी कैपिटल आर लिख रहा हूँ, इन केस में सेंटर वाले केस में अगर मैं बात कर रहा हूँ, त्रिभुज के केंद्रों की मैं बात कर रहा हूँ और वहां मैंने कैपिटल आर लिखा, तो उसका मतलब हमेशा क्या ही होगा, सरकम रेडियस ही होगा। इस बात को थोड़ा सा, और स्मॉल आर से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे इन रेडियस को, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये दो पॉइंट हमारे क्लियर हुए। तीसरा पॉइंट पर हम आ गए हैं। तीसरा पॉइंट हमने क्या बोला कि हम इन इक्वी डिस्टेंस पॉइंटों से, हम इन तीनों बिंदुओं से क्या कर सकते हैं, एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं जिसे हम परिवृत्त बोलेंगे। अच्छा, ये तो हमारे पास एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया, न्यून कोण त्रिभुज हो गया, तो उसके लिए तो इस तरह से सर्किल ड्रॉ कर दिया। अगर पूछ लिया जाता कि अगर हमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरह का होगा। हमें क्या करना है, तीनों साइड से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। तो यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी होनी चाहिए और एंगल 90 डिग्री का भी बनना चाहिए। और यहां से जब बनाया तो ये इस तरह का यहां से बाहर की तरफ बनने लग रहा था। देखो ये जो पॉइंट आया, ये जो सरकम सेंटर आया, सरकम सेंटर जो अपने पास आया, ये कहाँ है, त्रिभुज के आउटसाइड है, ट्राइंगल के आउटसाइड है, उससे बाहर है। इसका मतलब, और अगर हम वृत्त बनाने की कोशिश करेंगे तो एक मिनट, अगर मैं इससे वृत्त बनाता हूं तो देखो वृत्त किस तरह का बनेगा, वृत्त कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, इस लाइन को यहाँ पे हटा देते हैं। चलो इसी को वृत्त मान लेते हैं, अपना ये वृत्त जा रहा है। तो इसे सेंटर से जब वृत्त बनाया गया, सर्किल ड्रॉ किया, तो वो कुछ इस तरह का बन रहा था। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी ट्राइंगल के लिए परिवृत्त बनाया गया, या सरकम सर्किल बनाया गया, या सरकम सेंटर ड्रॉ किया गया, तो सरकम सेंटर जो था, उस वृत्त के लिए जो सेंटर आ रहा था वो ट्राइंगल से आउटसाइड है, तो बताओ ट्राइंगल कौन सा होगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो ट्राइंगल कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। इसके लिए जो सेंटर होता है ये बाहर लाई करता है। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन अपने पास पूछने को मिल सकता है कि अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता तो, क्योंकि हमने न्यून कोण के लिए बात कर ली, अधिक कोण त्रिभुज के लिए बात कर ली, तो समकोण त्रिभुज के लिए भी बात करनी पड़ेगी। तो एक एबीसी मेरे पास ट्राइंगल है, और इसके लिए अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, तो देखो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपने पास कहाँ से पास होंगे। देखो डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, थोड़ा सा इन्हें बनाने में टाइम लगेगा अगर हम समझें इनको। तो ये 3 पॉइंट मैं जो बता रहा हूँ उनको बस आप याद रख लो कि ये जो होंगे, हमने तीनों के लिए जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, वो हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट से पास होने लगा, मिड पॉइंट से पास होने लगा। मिड पॉइंट से कहाँ से, हाइपोटेनियस के, कर्ण के मिड पॉइंट से पास होने लगा, मध्य बिंदु से पास हुआ। मतलब हाइपोटेनियस को उसने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और हमें पता है कि वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होता है,
मतलब शीर्ष बिंदुओं से जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना। ये किसको, ये तीनों ही क्या होंगी, रेडियस होंगी। तो यहाँ पे रेडियस क्या निकल कर आती है, मैंने बोला मिड पॉइंट से पास हो रहा है, तो यहाँ हाइपोटेनियस 2r के इक्वल हो जाती है, और r क्या हो जाएगी, h/2, जिसे हम हाइपोटेनियस डिवाइड बाय 2 भी बोल सकते हैं। अगर मैं कोई आपको राइट एंगल ट्राइंगल 3, 4 और 5 बोल देता हूँ, है ना, ये ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो यहाँ पे ये हाइपोटेनियस होगी, लॉन्गेस्ट साइड ही अपने पास क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड वहां पर क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। और हमें पता है उसके लिए हमें क्या बतानी है, सरकम रेडियस बतानी है, तो मैं इसका हाफ कर दूंगा, क्योंकि h/2 क्या होता है, r होता है ना। तो 2.5 मेरे पास क्या आ जाएगी, सरकम रेडियस आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन इस पर बहुत बार पूछे जाते हैं, हर साल रिपीट ही होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, एक ना एक सेट में जरूर देखने को मिलता है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल के आपको ट्रिपलेट्स दे देगा, है ना, और आपसे पूछेगा सरकम रेडियस बताओ क्या होगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इजीली हम ये निकाल सकते हैं, बाकी ट्राइंगलों के लिए अभी हम फॉर्मूले की बात कर लेंगे, जिस तरह से हमने इन सर्किल रेडियस की बात की थी, तो यहाँ पर भी देखेंगे, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल के लिए डायरेक्ट रिजल्ट हो जाता है, जैसे वहां पर भी था, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल स्पेशल केस होता है, तो वहां भी मैंने राइट एंगल ट्राइंगल के लिए स्पेशल केस बताया था इन सर्किल के लिए, तो यहाँ पर भी अपने पास ही होता है। तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, सेकंड्स में क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा, अगर आपको ये पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो रेडियस है, सरकम रेडियस जो है, वो हाइपोटेनियस की हाफ होती है। चलो यहाँ पर एक और बात हम छोटी सी कर लेते हैं, एक मिक्स कंसेप्शन यहाँ से क्लियर कर लेते हैं, कि देखो अगर मैं इस साइड से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता, देखो ये पॉइंट हमने यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, तो यहां से एक लाइन ऐसे जा रही होगी इस पॉइंट से भी, जो परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी इस हाइपोटेनियस के लिए, लेकिन मैंने ये बोला जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां से पास हो, तो ये वाली लाइन अपने पास कुछ इस तरह की होगी, और अगर मैंने इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इस लाइन के लिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो वो कुछ इस तरह का होगा, जरूरी नहीं है इसी पॉइंट पर हो, है ना, वो कुछ इस तरह का होगा, और ये एल्टीट्यूड का काम कर रहा होगा, क्योंकि अपोजिट शीर्ष से, अपोजिट वर्टेक्स से साइड पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, तो वो एल्टीट्यूड बनता है, जिसे हम हाइट भी बोलते हैं, है ना, एल्टीट्यूड या फिर ऊंचाई की हम बात कर सकते हैं, ये होता है। इसको कैसे निकालते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, इसको निकालने के लिए तरीका होता है PB/H, PB/H। अगर इसी के लिए मैं बात करता, तो यहाँ पे ये एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी आती, देखो एल्टीट्यूड यहाँ पर निकल कर आता 3 × 4, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस का काम ये स्मॉल साइड्स कर रही होंगी, 3 × 4 डिवाइड बाय 5, और 4×3 = 12/5, तो 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, तो ये देखो 2.4 आया, जबकि अपने पास जो रेडियस आ रही है वो 2.5 आ रही है, तो रेडियस इक्वल नहीं होगी एल्टीट्यूड के, ये दोनों अलग अलग लेंथ है, यहाँ से भी ये चीज क्लियर हो जाती है, याद रहेगा इस चीज को। ठीक है, अगर ये वाली लाइन की बात की जाए कि ये अपोजिट वर्टेक्स से जो यह इस मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही होगी, ये क्या है, ये मैं बता चुका हूँ, ये मीडियन होती है, जिसके लिए अभी हम आगे बात करेंगे, जिससे सेंट्रोइड्स बनते हैं। ठीक है, तो ये मीडियन होता है, अगर वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो वो एल्टीट्यूड होगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है तो वो वर्टेक्स से पास हो, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ केसेस में हो सकता है, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल और समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज में ये यहाँ से पास हो सकता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कंफ्यूजन रहता ही है हमेशा, है ना, क्योंकि इस पर भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इस फॉर्मूला पर भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये दोनों अलग से क्लियर कर लेना, नोट कर लेना साथ साथ इन दोनों चीजों को, क्योंकि जब साथ साथ होता है तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। अच्छा, अब हम आगे एरिया की बात कर लेते हैं कि इस ट्रायंगल के लिए एरिया क्या होगा। चलो एरिया से पहले एंगल की बात करते हैं, जैसे हमने इन सेंटर पे, इन सेंटर जो था, अंत केंद्र था, वहां एंगल निकाला था 90 + a/2 था, और एक्स सेंटर के लिए 90 - a/2 था, तो सरकम सेंटर के लिए भी तो कुछ फॉर्मूला होना चाहिए, है ना, तो ट्राइंगल पर वापस आते हैं, है ना, चलो दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल अच्छा था, ये बन गया था, चलो एक और बना ही लेते हैं, 1 मिनट, सर्किल ले आते हैं, सर्किल बनाने में बड़ा टाइम लगता है। चलो सर्किल आ गया है, अब दिक्कत नहीं होगी, इसमें ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ट्राइंगल ड्रॉ किया,
तो एक ABC मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया है जिसके लिए मैंने सर्कम सेंटर ले लिया है, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके मैं नहीं बना रहा हूँ, सर्किल होगा यहाँ कहीं जो कि इक्वी डिस्टेंस होगा वर्टिसेस से। देखो अगर ये इक्वी डिस्टेंस होता किससे, साइड से, इक्वी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो दो चीजें हमने पढ़ चुके हैं, अगर ये इक्वी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें फ्रॉम साइड्स, अगर साइड से बात कर रहा है तो ये इन सेंटर की बात कर रहा होगा, अंत्य केंद्र की बात कर रहा होगा। अगर दो लंबवत दूरियां, मतलब ये जो लंबवत दूरियां, अगर साइड से लंबवत दूरियां बराबर हैं इस सेंटर की, और अगर वो इक्वी डिस्टेंस की बात कर रहा है, इक्वी डिस्टेंस की बात कर रहा है फ्रॉम वर्टिसेस, और अगर वो वर्टिसेस से बात कर रहा है, अगर ये वाला डिस्टेंस इक्वल है तो वो किसकी बात कर रहा होगा, सरकम सेंटर की बात कर रहा होगा, तो ये सरकम सेंटर होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। परिकेंद्र की बात कर रहा होगा, समझ गए होगा, अगर ये वाली दूरियां बराबर है, इन शीर्ष बिंदुओं से केंद्र की दूरी बराबर है तो वो परिवृत्त होगा, और अगर ये लंबवत दूरियां बराबर है भुजाओं से, यहाँ तो हमने वर्टिसेस से बात की, और अगर ये लंबवत दूरियां बराबर होती भुजाओं से तो ये क्या होता, इन सेंटर होता, फिर हम इनको रेडियस मानकर सर्किल ड्रॉ करते। क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी भी तरह का, ठीक है, क्योंकि बाद में ये जब चीजें मिक्स में करने लगेंगे तो ये ज्यादा कंफ्यूजन स्टार्ट कर देगा। और जियोमेट्री अच्छा टॉपिक है, अगर सारी चीजें हम समझते हैं तो सेकंड्स में भी क्वेश्चन होने लगते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई भी एक डाउट रह गया, कोई भी एक कंफ्यूजन रह गया, तो वो आगे तक परेशान करेगा जब तक क्लियर नहीं हो जाता, ठीक है। तो सभी डाउट साथ साथ क्लियर करते चलो। तो हम एंगल की बात कर लेते हैं। देखो ये दोनों साइड इक्वल है, हम इस एंगल को x मान लेते हैं सपोज, और इस एंगल को हम y मान लेते हैं, और जो इन सेंटर सॉरी सरकम सेंटर पर, मतलब परिकेंद्र पर जो एंगल बन रहा होगा, हम इस एंगल की बात करते हैं। तो देखो अगर ये एंगल ए था टोटल, तो उसको हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक्स और वाई में। तो एंगल ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी मुझे कभी तो, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें चाहिए ये सरकम सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा। तो देखो ये अगर x है और दो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समान भुजाओं के विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। अभी हम आगे इन चीजों को पढ़ेंगे, है ना। वैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल मैंने बताया, लेकिन ये प्रूफ नहीं करवाया, क्योंकि अभी हम जब समरूपता और सर्वांग समता, मतलब कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी, इन दोनों चीजों को करेंगे, तब हम इन चीजों को प्रूफ करेंगे। अभी दिक्कत होती है इन चीजों को प्रूफ करने में, है ना। तो ये अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल भी x होगा। तो मैं इस एंगल को क्या बोल सकता हूँ, 180 माइनस 2x बोल सकता हूँ, क्योंकि ट्राइंगल के इंटीरियर सम प्रॉपर्टी से सभी एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये एंगल y है तो इसी तरह से ये भी y होगा, और ये वाला जो एंगल आया 180 माइनस 2y आया। अब देखो ये तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए था, 360 डिग्री। तो देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2y प्लस, इसको हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, चलो सरकम सेंटर पे बात कर रहे हैं तो एंगल C, चलो C तो है, तो हम इसको मान लेते हैं कोई भी एंगल, x भी नहीं मान सकते, y भी नहीं मान सकते, तो चलो z मान लेते हैं, है ना। ये z है, इज इक्वल टू में 360 डिग्री ये होना चाहिए। तो देखो 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 होगा। तो यहाँ से z इक्वल हो जाता है 2x प्लस 2y के, और यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये x प्लस वाई आएगा। और मैंने बोला x प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर एंगल ए, तो अब पड़ गई है ना जरूरत, तो 2a। इसका मतलब क्या निकल कर आया है कि किसी भी, चलो इसको तो मैं हटाता हूँ, किसी भी वर्टेक्स के अपोजिट सरकम सेंट्रिक पे एंगल की हम बात करेंगे, वो कितना होगा, डबल होगा इस एंगल से। अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो ये 2y होगा, सॉरी 2b होगा, 2b होगा। अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो ये 2c होगा, और इस z की मैं बात करूंगा तो ये 2a होगा। वैसे ये चीज बहुत सिंपल होती है अगर हमने सर्किल पढ़ा हुआ होता अभी, लेकिन सर्किल पढ़ेंगे तो जब मैं इस चीज को भी बताऊंगा कि किसी भी कोड से, किसी भी जीवा से अगर हम सर्किल पर कोई एंगल बनाने लग रहे हैं, जैसे ये एंगल बनाया, तो यहाँ ये एंगल अगर थीटा है, अगर इसी कोड से, इसी जीवा से कहीं दूसरे पॉइंट पर सर्किल के मैंने एंगल बनाया, दूसरे पॉइंट पर सर्किल पर एंगल बनाया, अरे रुक जा भाई, तो ये भी थीटा होगा। मतलब सेम कोड से सर्किल के किसी भी पॉइंट पर आप कोई भी एंगल बना लो, वो सेम ही होगा, वो इक्वल होंगे। लेकिन मान लो ये सर्किल का सेंटर यहाँ होता, मैं इसको हटा देता हूँ, ये दो लिए, मान लो ये सर्किल का सेंटर यहाँ होता, तो वो सेम कोड, वो सेम जीवा सेंटर पर जो एंगल बना रही होगी,
सेंटर पर जो एंगल बना रही होगी सर्किल पर बनाने वाले एंगल से डबल होगा, ये 2 थीटा होगा। तो ये सेम प्रॉपर्टी यहाँ लगती है। देखो इसके लिए पहले एक और चीज मैं बता देता हूँ कि अगर ये सर्किल है और ये अपने पास डायगोनल है, डायगोनल कह रहा हूँ, डायमीटर है ना, व्यास है इसका, तो ये अगर किसी सर्किल पर एंगल बनाने लग रहा होगा तो 90 डिग्री का बना रहा होगा। तो देखो 90 से डबल होना चाहिए, तो ये एंगल 180 डिग्री होता है ना। तो ये भी प्रॉपर्टी होती है, काफी काम आती है। तो यहाँ पर देखो ये एंगल कितना है, ए ही है सही मायने में, तो सर्किल पर ये एंगल बनने लग रहा है। तो सर्किल पर जो एंगल बन रहा है उससे डबल होता है कहां पर, सेंटर पर। तो देखो ये सेंटर ही तो था इस सर्किल के लिए, तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा डबल होगा इसके, तो हम सर्किल की प्रॉपर्टी से भी इसको प्रूफ कर सकते थे, लेकिन वरना हमने इसको प्रूफ कर ही दिया है। तो याद रखना सर्किल पर जो एंगल बनने लग रहा होगा वो सर्किल पर जो एंगल बन रहा है उससे डबल होगा, या फिर ट्राइंगल के जो वर्टिसेस पर एंगल है उससे डबल होता है। तो ए का डबल होगा, बी का भी डबल होगा और सी का भी डबल होगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। एरिया की और बात कर लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस इन पर देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो इसी स्लाइड को मैं कॉपी कर लेता हूं, और इन सब चीजों को मैं हटा देता हूं, और इसके लिए हम एरिया की बात कर लेते हैं, है ना, वापस से नहीं बनाना पड़ेगा मुझे। ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं आपको। इक्वी डिस्टेंस की बात कर रहा है वो अगर वर्टिसेस से तो सर्कम सेंटर होगा, और अगर वो बात कर रहा है साइड से इक्वी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वहां पे परपेंडिकुलर और लग जाएगा साथ में, इक्वी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वो बात कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो इन सेंटर होगा। चलो देखो ये अपने पास सर्किल है और उसमें मैंने एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, ये सर्किम सर्किल हो जाएगा क्योंकि ट्राइंगल के आउटसाइड है ये, ठीक है। ये परिकेंद्र हो जाएगा, सर्कम सेंटर हो जाएगा। अब हमें बात करनी है कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल की मैं बात करता हूँ, ए बी सी। तो याद है हमने साइन लॉ पढ़ा था, तो हम इसे साइन लॉ से करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये वाली साइड बी होगी, ये वाली साइड सी होगी और ये वाली साइड ए होगी। तो देखो हाफ इंटू, अगर मैं एंगल ए के लिए बात कर रहा हूं तो इससे साथ वाली साइड लेनी होगी बी इंटू सी इंटू साइन ए। तो इस तरह से हम एंगल ट्राइंगल का एरिया रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ। अब अगर देखा जाए, देखो हम साइन ए को चेंज कर देते हैं क्योंकि हमारे पास अगर ये ट्राइंगल दिया हुआ है तो हम वहां पे सर्कम रेडियस और कुछ इस तरह का रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन सर्किल के लिए भी हमने एक रिलेशन बनाया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, या फिर हम बात करें रेडियस की, इन सर्किल रेडियस क्या होगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का हम रिलेशन बना लेते हैं सर्कम रेडियस और एरिया ऑफ ट्राइंगल में। तो अगर मुझे सर्कम रेडियस चाहिए तो रेडियस तो हमारे पास ये 3 साइड है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि साइन ए है तो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्योंकि एक्चुअली में तो यहाँ पर था क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही था जो इस पॉइंट से पास हो रहे थे तीनों साइड के लिए। ये तो हमने बाद में बनाया है कि ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो सेंटर होगा, इन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, तो हमने इन्हें रेडियस बना दिया था बाद में। लेकिन एक्चुअल में तो ये सेंटर बना कैसे था, जब हमने इन तीनों साइड के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे ये, हाँ है ना। तो इस वाले को कंसिडर करते हैं, तो ये वाली साइड इक्वल होनी चाहिए दोनों, क्योंकि बाइसेक्टर था, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा, a/2 में ये कॉमन साइड हो जाती है, और ये वाली साइड अपने पास हाइपोटेनियस का रोल प्ले कर रही होगी। अब देखो ये एंगल अगर a है तो ये एंगल कितना होगा, 2a होगा, और ये 2a होगा, दोनों ट्राइंगल इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है ना, कॉन्ग्रुएंट है। देखो वैसे वैल्यूज के केस में तो क्या होता है, इक्वल होता है, ट्राइंगल के केस में कॉन्ग्रुएंट होता है। इक्वल का जो रोल यहाँ पर होता है, इक्वल का जो मतलब यहाँ होता है, वही कॉन्ग्रुएंट का मतलब ट्राइंगल में होता है ना। दोनों ट्राइंगल इक्वल है, सेम है, मतलब हर तरह से आइडेंटिकल है वो। तो यहाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होना चाहिए। अब ये 2a है तो दोनों एंगल a हो जाएंगे। तो ये एंगल a आया, और यहाँ से मैं साइन a की वैल्यू निकाल सकता हूँ। साइन a क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर a/2 है, हाइपोटेनियस r होगा, तो ये आया a/2 r, क्या, साइन a। तो देखो मुझे r में रिलेशन मिल गया है, और मैं साइन a की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं ट्राइंगल के सिंबल से, ये एरिया होगा ट्राइंगल का, हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, a/2r। तो यहां से देखो a इंटू बी इंटू सी डिवाइड बाय 4r, ये क्या आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल।
मतलब किसी ट्राइंगल की तीनों साइड का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय 4 इंटू सर्कम रेडियस से हम क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं ट्राइंगल का। अगर हमें सर्कम रेडियस चाहिए तो इसी को हम थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, तो ये 4 इंटू एरिया हो जाएगा। जैसे बात कर लेते हैं कि हमारे पास अगर ट्राइंगल है कोई, हम ट्राइंगल की बात करते हैं 6, 8 और 10 के लिए। देखो एक ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार कि फाइंड द सर्कम सर्कल रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 6, 8 एंड 10। तो साइड्स को देख के सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये क्या है, ट्रिपलेट है। और अगर ये ट्रिपलेट है तो यहाँ ये राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। और जिसको ट्रिपलेट नहीं पड़ता है उसके लिए हम बता देते हैं, ट्रिपलेट एक ऐसी 3 वैल्यूज होती हैं जो कि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रही होती है, जैसे 3, 4 एंड 5। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर जो होता है वो स्मॉल साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल अगर फॉलो हो रहा है, यही तो पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये तीनों वैल्यूज क्या होंगी, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज फॉलो कर रही होंगी। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। इसी से इनके मल्टीपल भी आते हैं, 6, 8, 10। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 12 और 15। तो इस तरह से ट्रिपलेट हमारे पास बन रहे होते हैं। और ऐसे काफी सारे ट्रिपलेट है जो कि बहुत हेल्प करते हैं हमें पेपर्स में, है ना। कैसे, उसका एग्जाम्पल अभी यहीं दे देते हैं कि 6, 8, 10 हमने देखा कि अभी एक ट्रिपलेट बनाने लग रहा है। तो ये कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज के लिए देखो सर्कम सर्किल रेडियस निकालना कितना इजी है। क्यों, मैंने बोला था आर होता है h/2 के लिए। जब अपने पास सर्किल ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेनियस का हाफ। और हाइपोटेनियस होती क्या है, लॉन्गेस्ट साइड, तो होगा ये 10/2 जो कि होता है 5। तो देखो सेकंड्स लगे हमें इसे करने में, अगर हमें रिजल्ट्स पता है, अगर हमने चीजों को अच्छे से समझा है तो, है ना। अगर यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, अगेन हमें सर्कम सर्किल रेडियस फाइंड करनी है क्योंकि कैपिटल आर मैंने लिखा है। इफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, और हमें ट्राइंगल की साइड इस बार ये दी हुई है। अब ये तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये तो कोई रैंडम ट्राइंगल हो सकता है, वो हम चेक कर लेंगे, लेकिन जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमें रेडियस निकालने के लिए यूज करना पड़ेगा ABC डिवाइड बाय 4 इंटू एरिया। तो पहले तो इसका एरिया निकालते हैं। एरिया होगा सेमी पैरामीटर मीटर से निकालना पड़ेगा, हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कर लेते हैं। सेमी पैरामीटर तो क्या निकल के आएगा, 15 और 14 29 और 13 42 डिवाइड बाय 42 ही आएगा ना, 5 4 9 3 11 12 3 और 1 4, ठीक है। तो 42 आया, सेमी पैरामीटर चाहिए तो 21 आ जाएगा। तो S की वैल्यू 21 आई, 21 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस 13, 21 माइनस 13 होगा 8, 21 माइनस 14 होगा 7 और 21 माइनस 15 होगा 6। तो ये देखो, इसको मैंने करना पहले भी सिखाया था। ये वैल्यूज के साथ 7 इंटू हम 3 लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। ये 7 लिखा है एग्जिट और ये 3 इंटू 2 लिखा। तो देखो 2 इंटू 2 तो एक तो 4 बाहर निकला, 7 इंटू 7 से 7 बाहर निकला, 3 इंटू 3 से 3 बाहर निकला। तो ये एरिया अपने पास आया 7 या 21 और 4 84। तो एरिया आया 84। तो एरिया तो आ गया 84, तो 4 इंटू 84 आया। और तीनों साइड का मल्टीप्लीकेशन ऊपर रख देते हैं, 13 14 इंटू 15। सोल्व कर लेते हैं। और चाहो तो देखो 84 को भी इसी तरह से 4 इंटू 7 इंटू 3 की फॉर्म में रख देते हैं। इससे होगा क्या, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, है ना। तो 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, ठीक है, 3 5 जा 15। तो ये 8 और इसे हटा देता हूँ मैं। तो ये 13 पंजे 65, 65 डिवाइड बाई 8 अपने पास क्या आ जाएगी, सरकम रेडियस आ जाएगी इस ट्रायंगल के लिए, है ना। बाकी अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो गई हो तो चेक कर लेना। बाकी निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, हम किस तरह से निकालेंगे अगर हमें तीनों साइड्स गिवन है। क्लियर है। बाकी और क्या क्वेश्चन बन सकता है इस पर, आगे क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। एक हमसे इन सर्किल रेडियस और एक सर्कम सर्किल रेडियस में डिस्टेंस पूछा जा सकता है। देखो एक, अगर हम ट्रायंगल की बात करें, एक ट्रायंगल ये होगा, एक सर्किल इसमें बाहर की तरफ से जा रहा होगा, एक सर्किल इसमें अंदर की तरफ से जा रहा होगा। ये इन सर्किल होगा, ये सर्कम सर्किल होगा। इसका सेंटर यहाँ कहीं आ रहा होगा और इसका सर्किल यहाँ, सेंटर यहाँ कहीं आ रहा होगा। समझने के लिए मैं बता देता हूँ, जरूरी नहीं है ये दोनों एक ही पॉइंट पर हो, क्योंकि अगर एक पॉइंट पर हुआ तो देखो ये वाला रेडियस भी इक्वल हो जाएगी और ये वाली रेडियस भी इक्वल हो जाएगी। तो कैपिटल आर तो आर के इक्वल हो गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये सर्कम सर्किल रेडियस होगी कैपिटल आर और ये इन सर्किल रेडियस होगी स्मॉल आर। समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। तो हमें इसमें डिस्टेंस चाहिए कि ये वाला जो डिस्टेंस आ रहा है ना, ये डिस्टेंस कितना होगा। सपोज x हम इसे मान लेते हैं, तो x निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर, मतलब सर्किल सर्किल
सरकम रेडियस थोड़ा मैनेज कर लेना यार, ये सरकम सर्किल रेडियस मिक्स हो जाता है बोलते बोलते, तो ये सरकम रेडियस होगा, है ना, कैपिटल आर, और स्मॉल आर होगा इन सर्किल रेडियस, तो इन रेडियस बोल देता हूं मैं इसे। तो यहाँ पे देखो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर से हम क्या निकाल सकते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज हमारे पास साइड्स हैं 6, 8 और ये 10, राइट एंगल ट्राइंगल की ही मैं यूज कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ से कैपिटल आर तो हमें पता है 5 आ जाएगा क्योंकि हाइपोटेनियस का हाफ होता है ना। स्मॉल आर निकाल लेते हैं, स्मॉल आर के लिए हमने देखा था एरिया डिवाइड बाय सेमी पैरामीटर होता है। यहाँ पर एरिया क्या होगा, ये परपेंडिकुलर और बेस ऐसे होगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। तो ये आएगा 6 चौक 24 तो 24 तो एरिया आया। सेमी पेरीमीटर यहाँ पे कितना आएगा 10, 18 और 24/12, तो ये आया 2। तो इन सर्किल रेडियस मैंने निकालना सिखाया, यहाँ से 2 आ गया, तो स्मॉल आर तो कितना 2 आया। तो यहाँ से डिस्टेंस अगर मुझे निकालना होता सर्कम सर्किल रेडियस में, और या फिर हम सर्कम सर्किल रेडियस बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सर्कम सेंटर और सर्कम इन सेंटर में, सर्कम सेंटर और इन सेंटर में हमें डिस्टेंस चाहिए। रेडियस में तो डिस्टेंस कैसे हो सकता है, इन सेंटर और सर्कम सेंटर में हमें डिस्टेंस चाहिए जो कि रेडियस की हेल्प से निकलेगा, है ना। तो कैपिटल आर का स्क्वायर, है ना, और ये वैल्यूज अंडर रूट में होती है ना, ये वैल्यूज किसमें, अंडर रूट में, अंडर रूट नहीं लगाया यहाँ पे, ये अंडर रूट में। तो कैपिटल आर का स्क्वायर, तो कैपिटल आर का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, माइनस इसे 25 लिख देता हूं, माइनस 2 कैपिटल आर कितना है 5 है, और स्मॉल आर कितना है 2 है, अंडर रूट। तो देखो ये 25 हुआ, माइनस 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, तो 25 माइनस 20 ये आया अंडर रूट 5। तो अगर ये डिस्टेंस पूछा है तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू दोनों रेडियस का मल्टीप्लीकेशन, इससे हम इनका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। इस पर कभी क्वेश्चन पूछ ले जाए तो बहुत ज्यादा रैंडमली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए, कभी पूछ लिया तो। अब लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कुछ एंगल के लिए एंगल निकालना हमने सीखा, है ना। तो इसके लिए भी एक एंगल के लिए भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, थोड़ा छोटा ट्राइंगल बना लेते हैं क्योंकि सर्किल भी तो बनाना है। ए बी सी मैंने बनाया क्योंकि वो ट्राइंगल ए बी सी के लिए बात कर रहा है, और ओ जो है वो सर्कम सेंटर है, तो सर्कम सेंटर मैंने बनाया, ये रेडियस होगी, इस रेडियस से देखो जैसे ही आपको क्लिक करे दिमाग, जैसे ही आप देखो सर्कम रेडियस है, सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर यहाँ दिया हुआ है, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा। और बी ए सी यहाँ पर दिया हुआ है 85 डिग्री, ये वाला एंगल 85 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा 85 का डबल होगा। एंड बी सी ए दिया हुआ है 75 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा 150, और ये होगा 8 दूनी 16 170। देन द वैल्यू ऑफ ओ ए सी, हमें ओ, ये ओ है, ओ ए सी की वैल्यू बतानी है ना, ओ ए सी की वैल्यू हमें बतानी है। तो कैसे, देखो ये वाली दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, मैं ये वाला एंगल निकाल लेता हूँ, तो यहाँ तो 360 माइनस ये दोनों एंगल कर देता हूँ, या फिर 85 और 75 कितना होगा 160 डिग्री, तो 160 माइनस 180 माइनस 160 ये 20 डिग्री एंगल होना चाहिए, तो ये वाला कितना होगा 40 डिग्री होगा। अब ये 40 डिग्री हो गया, ट्राइंगल के इंटीरियर सम प्रॉपर्टी से इनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए तीनों का, है ना। 180 में से 40 तो ये हो ही गया, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, इन दोनों का सम 140 डिग्री होना चाहिए, और दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों बराबर होंगे, तो 70 डिग्री। तो ये ईच एंगल कितने का होगा 70 डिग्री का होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना, क्योंकि एंगल लाइन एंड एंगल वगैरह के लिए हमने चीजें काफी करी थी एंगल्स के लिए, तो इन चीजों में कोई डाउट नहीं होगा। एक बार वापस देख लो, ये एंगल 75 डिग्री था, ये एंगल ये एंगल 75 डिग्री था, ये एंगल 85 डिग्री था, तो ट्राइंगल के इंटीरियर सम प्रॉपर्टी से ये एंगल कितना निकल कर आया 20 डिग्री। हमें पता है कि सर्कम सेंटर पर जो एंगल बन रहा होता है वो वर्टेक्स के एंगल से डबल होता है, तो ये 20 है तो ये 40 आया। अब यहाँ पर ये जो छोटू ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में इंटीरियर सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, और इंटीरियर सम प्रॉपर्टी कहते हैं कि तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो ये बाबूजी 40 डिग्री के हो गए, तो इन बाकी का सम कितना होना चाहिए 150, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, क्योंकि साइड्स इक्वल हैं और साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये कितने होंगे दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो दोनों हाफ होंगे, तो 140 का हाफ तो 70 डिग्री हमारा फाइनल आंसर। और आज के लिए इतना ही,
और ये सरकम सेंटर अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सरकम सेंटर में अब हमें और कुछ नहीं देखना है, इन सेंटर और सरकम सेंटर दोनों हमने कंप्लीट कर लिए। कल हम सेंट्रोइड के लिए बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए इसको, और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाकी अगर इसके स्लाइड्स वगैरह आपको चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर भी पूछ सकते हो, और या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स पर डायरेक्ट मैसेज कर भी पूछ सकते हो। जल्दी से जल्दी सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, पॉसिबल हुआ, अगर नहीं तो वीडियो लेक्चर में ही उस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।